Hello to all. Myself Neetu Rani, Assistant Professor, and today's our topic is GH meets theory, I and me theory. यानी आज जो शीर्षक है, जो टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो है GH मीट के द्वारा दी गई मैं और मुझे का सिद्धांत I and me थ्योरी। तो चलिए इस थ्योरी को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक इस सिद्धांत के परिचय की बात है, तो यह जो सिद्धांत है वो GH मीट के द्वारा दिया गया है, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के फादर के रूप में भी जाने जाते हैं। और उनका जो आई एंड मी की थ्योरी है वो मीट्स के सामाजिकरण के सिद्धांत के तौर पे भी जानी जाती है, जिसमें उन्होंने सिंबॉलिक इंटरैक्शन की भी बात की है। और उन्होंने इसी संदर्भ में सोशल सेल्फ की चर्चा की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 3 प्रमुख अवधारणाओं जो है सेल्फ, मी और आई को डिफाइन करने की कोशिश की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। मीट्स का फोकस ऑफ वर्क यह है कि कैसे एक व्यक्ति का सेल्फ जो होता है वो विकसित होता है। मीट्स की इस थ्योरी में हम देखते हैं कि सेल्फ या आत्म का जो उदय होता है किसी व्यक्ति का, वो सोशल इंटरेक्शन के द्वारा होता है। यानी मीट्स की ये थ्योरी का जो परिप्रेक्ष्य है वो इस बात पर आधारित है कि सोशल इंटरेक्शन के कारण ही व्यक्ति का सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, जिसे उन्होंने 2 बातों से बताया है। पहला है ऑब्जर्विंग एंड इंटरैक्टिंग विथ अदर्स, सेकेंड है रिस्पॉन्डिंग टू अदर एंड इंटरलाइजिंग एक्सटर्नल ओपिनियन एंड इंटरनल फीलिंग एंड अबाउट ऑन सेल्फ। यानी व्यक्ति का जो सेल्फ का उदय होता है वो सोशल इंटरेक्शन के द्वारा होता है। सोशल इंटरेक्शन की बात यहाँ पे इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ ही अंतःक्रिया करता है। तो अंतःक्रिया करता है जिसमें वो सबसे पहले दूसरों का अवलोकन करता है और उनके साथ अंतःक्रिया करता है। तो दूसरी बात ये यहाँ होती है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया करने पे वो रिस्पॉन्स करता है, जब जवाब या प्रतिक्रिया देता है उसमें बाहरी जो ओपिनियन होते हैं, यानी समाज के अन्य सदस्यों का जो ओपिनियन होता है वो उसे आंतरिकीकृत करने की कोशिश करता है और उसे अपने सेल्फ में आत्मसात करने की कोशिश करता है, जो उसे खुद के बारे में उसकी आंतरिक भावनाओं का धीरे धीरे उसके सेल्फ के साथ उसका डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द सोशल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन because other sociologists and psychologists felt that the self was based on biological factors, but according to me, the self is not there from birth, but it's developed over time from social experiences and activities. तो आगे हम मीट कहते हैं कि सेल्फ का जो सामाजिक पक्ष होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और इस तरह वो तमाम सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से अलग हो जाते हैं जिन्होंने यह कहा है कि व्यक्ति का जो सेल्फ होता है, जो आत्म होता है, वो जबकि कारकों पर आधारित होता है, जबकि मीट्स के अनुसार व्यक्ति का जो सेल्फ होता है वो उसे एट अ बर्थ नहीं मिलता है। उसका विकास जो होता है वह जन्म के बाद होता है, यानी उसे जन्म से ही व्यक्ति का सेल्फ या आत्म उसे नहीं मिलता, बल्कि वह सामाजिक अनुभवों, क्रियाओं और समय के साथ साथ धीरे धीरे क्रमिक रूप में उसका विकास होता है। तो इसके बाद हम आगे जानते हैं कि सेल्फ का विकास होता कैसे है, किन चरणों से होकर गुजरता है सेल्फ। तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मीड देयर इज़ 3 स्टेजेस ऑफ सेल्फ। मीट्स ने बताया है कि सेल्फ के विकास का 3 चरण होता है। पहला है
early phase 0 to 2 years. In this stage, the biological capacity of the child evolves. Child learns to use gesture, copy, or imitate the behavior of others around them without sophisticated understanding of what they are imitating. तो यहाँ पे मीट्स कहते हैं जो अर्ली फेज़ की अवस्था है जो 0 to 2 ईयर्स की होती है। इस स्टेज में बच्चा जो होता है वह अपनी बायोलॉजिकल कैपेसिटी के द्वारा सरलता से उच्चता की दिशा में उसके सेल्फ का विकास शुरू होता है। यानी बच्चा जो होता है वह इस समय दूसरे के भाव, उनके इशारों और उनकी कॉपी करके या उनका अनुकरण करके जो है वो सीखना शुरू करता है। जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो उन लोगों से प्रभावित होता है और बिना सोचे समझे, बिना किसी खास जानकारी के वो उन चीज़ों को सिर्फ इमिटेट करना शुरू करता है। सेकेंड है स्टेज, प्ले स्टेज 2 to 7 years. The learning of significant symbols, a process of inner conversation starts. Children start role playing and taking on other roles, significant people in their life. Significant others evolve, parents or any other person close to the child. तो दूसरी जो अवस्था है जिसे प्ले स्टेज कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में होता यह है कि बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे विभिन्न भूमिकाओं को ग्रहण करना सीखता शुरू कर देता है। खासकर सिग्निफिकेंट अदर्स के भूमिकाओं को वो सीखना शुरू कर देता है, जिसमें उसके सिग्निफिकेंट अदर्स में कोई भी उसके क्लोज वन आ सकते हैं, खास करके उसके पेरेंट्स या जो भी व्यक्ति जो उसके आसपास नज़दीकी हो और उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। यहाँ बच्चों का महत्वपूर्ण जो है सेल्फ के विकास में वो एक चीज़ ये होती है कि वो विभिन्न सिम्बॉल्स को सीखता है और सिम्बॉल्स को सीख करके वो दूसरों के रोल्स, खास करके सिग्निफिकेंट अदर्स के रोल को कॉपी करना शुरू करता है। इस तरह से बच्चे का जो होता है वो इनर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी वो खुद को समझना शुरू कर देता है, उसके सेल्फ का विकास स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा स्टेज है गेम स्टेज आफ्टर 7 years. चिल्ड्रन लर्न their roles in relation to others and how to take on the role of everyone else. The child engages in interaction with all others. जहाँ तक दूसरे स्टेज की बात होती है वहाँ पे उसका बच्चे का जो दायरा होता है वो सिग्निफिकेंट अदर्स तक ही सीमित होता है, जो उसके आसपास के, खास करके उसके पेरेंट्स या आसपास के जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं। लेकिन जब बच्चा तीसरी अवस्था में पहुँचता है आफ्टर 7 years, तो बच्चों जो होता है बच्चों में यह धीरे धीरे सेल्फ इतना विकसित हो जाता है कि वो दूसरों की भूमिकाओं को और खुद की भूमिकाओं को अलग करना सीख जाता है। यहाँ उसके इंटरेक्शन का दायरा काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स के अलावे बहुत सारे लोगों के साथ जो होता है वो इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। इस तरह बच्चे का सेल्फ जो होता है वो क्रमिक रूप में धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड मी की। तो अकॉर्डिंग टू मीट्स थ्योरी द सेल्फ हैज़ 2 sides, मी एंड आई। तो यहाँ पे मीट्स ने बताया है कि किसी भी सेल्फ के 2 साइड होते हैं, उसके 2 पहलू होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, जो है मी एंड आई, मैं और मुझे। तो यहाँ पे हम एक एक करके दोनों को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है द आई। द आई इज़ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ रेफरिंग टू इंडिविजुअल्स own impulses, desire, emotions. The I therefore can be considered the present and future phase of the self. The I represent the individual's identity based on response to the me.
आई रेफर्स टू द आइडिया, अंडरस्टैंडिंग और एटीट्यूड वी प्रेजेंट टू अदर। तो यहाँ पर मीड ये बताने की कोशिश करते हैं कि आई जो होता है किसी भी सेल्फ का मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है, जो यह रेफर करता है कि व्यक्ति अपने आवेग, इच्छा और भावनाओं को किस तरह से प्रदर्शित करेगा। और किसी भी व्यक्तित्व का या सेल्फ का आई जो पार्ट होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जो व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य के रूप में कंसिडर किया जाता है। यानी व्यक्ति वर्तमान में खुद को कैसे देखता है, वह जो होता है या भविष्य में वो खुद को कैसा देखना चाहता है, वह सेल्फ के आई पे डिपेंड करता है। यह सेल्फ का जो होता है आई जो होता है वो सब्जेक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का आई जो होता है उसके इम्पल्सेस, डिज़ायर और इमोशंस जो होते हैं उससे ड्राइव होता है। तो आई हर व्यक्ति के लिए सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो हर व्यक्ति का आई जो होता है वो अलग होता है। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट के रूप में ये बोल सकते हैं कि आई जो होता है यह वह आइडिया होता है या एटीट्यूड होता है जो हम खुद को प्रेजेंट करने के लिए, खास करके दूसरों के सामने प्रेजेंट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे मी की। तो वेयर मी इज़ कंसिडर्ड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, द मी रिप्रेजेंट लर्न बिहेवियर, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स of society. This is sometimes referred to as the generalizing other. Me focus on how a person internalize the attitude of others. तो यहाँ मी जो है वह व्यक्ति के आत्म का या सेल्फ का सामाजिक पक्ष को प्रदर्शित करता है, जिसे सोसाइटी या इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के बाद व्यक्ति जो होता है वो उसे सीखता है। और ख़ास करके जो व्यक्ति से जो समाज की जो अपेक्षा होती है, दूसरे लोगों की जो अपेक्षाएं होती है कि एक व्यक्ति के तौर पे हमें कैसा बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में, तो वो व्यक्ति के सेल्फ का मी पार्ट होता है। यानी मी विच इज़ इवोल्यूटिव एंड कीप्स कंट्रोल ऑन आई। आई इज़ द source of energy and me controls it. Both are conventional with each other. यानी व्यक्ति का मी जो होता है वो हमेशा समाज की परिस्थितियों के अनुसार बिहेव करने के लिए व्यक्ति को बाध्य करता है, और इसलिए यह व्यक्ति के आई को नियंत्रित करता है। आई यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिसे मी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति जो है वो स्वभाव से बहुत ही इंट्रोवर्ट है, यानी व्यक्ति के सेल्फ का जो आई पार्ट है वो इसमें वो बहुत ही इंट्रोवर्ट है। लेकिन जब वो किसी सोसाइटी या किसी फंक्शन में जाता है तो लोगों की उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सबके साथ घुले मिले या बातचीत करे। तो यहाँ व्यक्ति का जो आई होता है उसे लोगों से अलग रहने के लिए बोलता है, लेकिन उसका मी पार्ट जो होता है, जो उसने सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान सीखा है, तो वो लोगों के साथ क्या होता है, वो इंटरेक्ट करने के लिए शुरू करता है। इस तरह से व्यक्ति के आई यानी उसके सेल्फ के आई पार्ट पे उसके मी का कंट्रोल होता है, और व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए इन दोनों पक्षों का संतुलन होना बहुत ही आवश्यक होता है। और ये सेल्फ का दोनों पक्ष जो होता है एक दूसरे के साथ कन्वेंसिबल होने चाहिए, तभी व्यक्ति का संपूर्ण रूप में विकास हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं कि इट इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ आई एंड मी विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ आई एंड मी इन ह्यूमन पर्सनालिटी। द सेल्फ इज़ आवर पर्सनल आइडेंटिटी that separate and different from all other people। तो जैसा कि पिछली बार चर्चा की जा चुकी है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही
एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आई एंड मी उन दोनों पक्षों का जो है वो सापेक्षिक रूप से दोनों ही पक्ष एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि अगर आप इस पिक्चर में देखें तो वो ये चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है। इस तरह व्यक्ति का जो सेल्फ होता है उसकी पर्सनल आइडेंटिटी होती है और जो उसे दूसरे सभी लोगों से अलग बनाती है। यानी व्यक्ति के सेल्फ के आई और मी ये दोनों पक्ष मिलकर व्यक्ति को समाज के अन्य व्यक्तियों से उसे डिफरेंट बनाते हैं, उसे सेपरेट करते हैं या अलग दिखाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति के सेल्फ के डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं और सेल्फ के कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनके मिलने से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। तो अंत में हम निष्कर्ष की बात करें तो मीट्स यहाँ डिफाइन करते हैं कि मी एज ए कन्वेंशनल हैबिचुअल इंडिविजुअल एंड द आई एज द नोबल रिप्लाई ऑफ द इंडिविजुअल टू द जनरलाइज्ड other. Both community and individual autonomy are necessary to the identity. तो अंत में आने पे हम ये देखते हैं कंक्लूजन में या निष्कर्ष में कि मीट्स यहाँ डिफाइन करते हैं कि व्यक्ति जो होता है वह समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपने मी को प्राप्त करता है। वहीं उसका आई जो पार्ट होता है, सेल्फ के आई का जो पार्ट होता है वो उसके लिए वो विशिष्ट होता है। उसके इमोशंस होते हैं, उसके ड्राइव्स होते हैं जो उसे अन्य व्यक्तियों से या सामान्यकृत अन्य से अलग करते हैं। और इसलिए व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों पक्ष की स्वायत्तता जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान और उसका व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आज हम इस चर्चा की तरफ देखते हैं कि मीट्स की थ्योरी क्या है, जिसमें बताया गया है कि समाजीकरण के द्वारा सेल्फ कैसे बनता है, सेल्फ का विकास होता है और वह कितने चरणों से होकर गुजरता है, सेल्फ के कौन कौन से पक्ष होते हैं। ये सभी बातों की हमने चर्चा की है और व्यक्तित्व के विकास में दोनों पक्षों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए इस तरह से आज मीट्स की थ्योरी ख़त्म होती है और फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।